जेब में कैश है तो ऐश है। एक दौर था जब यह कहावत अक्सर सुनने को मिलती थी, पर आज के दौर में यह कहावत थोड़ी बदल गई है। आज कह सकते हैं कि जेब में स्मार्टफोन है तो ऐश ही ऐश है। ऐसा इसलिए क्योंकि डिजिटलीकरण के इस नए दौर में कैश की जगह हम इस्तेमाल करते हैं पेटीएम, गूगल पे, फोन पे और भीम जैसे तमाम पेमेंट ऐप। बेशक ये नए पेमेंट ऐप आज हम सभी के लिए वरदान साबित हुए हैं। इनकी मदद से बिना बैंक गए, बिना एटीएम से कैश निकाले, बिना चेक साइन किए और बिना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड स्वाइप किए घर बैठे ही लोग चुटकियों में मनी ट्रांसफर या रिसीव कर सकते हैं। इस तरह के डिजिटल लेन देन का इस्तेमाल कर हम सुई से लेकर कार तक खरीद सकते हैं, बिजली बिल से लेकर ईएमआई बिल तक का भुगतान कर सकते हैं, दोस्तों की उधारी से लेकर बैंकों के कर्ज तक अदा कर सकते हैं। और ये सब मुमकिन हुआ है सिर्फ यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के कारण। वही यूपीआई जिसे आज सभी अपने अपने स्मार्टफोन में लेकर चलते हैं। आज यूपीआई ने भारत की डिजिटल तस्वीर बदल दी है। आज भारत में हो रहे वित्तीय लेन देन का तकरीबन 50 से 55% यूपीआई द्वारा ही किया जाता है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र में 360 डिग्री बदलाव आ चुका है। आज यूपीआई के बिना भारत के वित्तीय क्षेत्र के बारे में सोचना नामुमकिन लगता है। करीब हर 10 में से 5 से 6 वित्तीय लेन देन अब यूपीआई के इस्तेमाल से ही किए जाते हैं। हाल के यूपीआई आंकड़ों पर गौर करें तो वित्तीय वर्ष 2022 की केवल तीसरी तिमाही में 23.06 बिलियन डिजिटल लेन देन यूपीआई के जरिए किए गए। इनका कुल मूल्य था 38.3 लाख करोड़ रुपए। यह कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। यह भारत के वित्तीय क्षेत्र में यूपीआई की अहम भूमिका को उजागर करता है। लिहाजा यूपीआई आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। इसीलिए आज के वीडियो में यूपीआई की पूरी कहानी को जानेंगे, इसकी शुरुआत से लेकर अभी तक के विकास पर विस्तार से चर्चा करेंगे, साथ ही इसके भविष्य पर भी एक नजर डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं यूपीआई के ओरिजिन से। अप्रैल 2009 में यूपीआई की मूल कंपनी एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपना कामकाज संभाला था। हालांकि कंपनी का गठन दिसंबर 2008 में ही हो चुका था। इसके गठन का केवल एक ही मकसद था, भारत के सभी खुदरा भुगतान तंत्र का एकीकरण करना। कुछ समय बाद 2011 में आरबीआई ने एक चौंका देने वाली रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2010 के दौरान औसतन हर व्यक्ति द्वारा सिर्फ 6 गैर नकद लेन देन किए गए, जबकि 1 करोड़ खुदरा विक्रेता कार्ड आधारित भुगतान लेने में सक्षम थे। इस रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि 14.5 करोड़ भारतीय परिवारों की बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच ही नहीं है। इसी रिपोर्ट से सीख लेते हुए और डिजिटल लेन देन के गैप को पाटने के लिए साल 2012 में आरबीआई ने एक विजन स्टेटमेंट जारी किया। इस स्टेटमेंट में भारतीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र के पुनर्गठन की बात की गई। साथ ही स्टेटमेंट में आरबीआई ने भारत की भुगतान प्रणाली को कुशल, आसान, समावेशी, इंटरऑपरेबल और ऑथराइज्ड बनाने का उद्देश्य रखा। असल में यह विजन स्टेटमेंट आरबीआई के ग्रीन इनिशिएटिव का हिस्सा था। इसके तहत भारत के घरेलू भुगतान बाजार से कागजी मुद्रा को खत्म करने का फैसला लिया गया था। फिर कुछ सालों बाद 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल इंडिया अभियान लॉन्च किया गया। इसका मुख्य मकसद था भारत के भुगतान बाजार को फेसलेस, पेपरलेस और कैशलेस बनाना, मतलब भारत के भुगतान बाजार को डिजिटल बनाना। इस डिजिटल भुगतान प्रणाली को प्रमोट करने का एक ही मकसद था, भारत के हर एक नागरिक के बीच एक ऐसी डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देना जो सुविधाजनक, आसान, किफायती और तेज होने के साथ साथ सुरक्षित भी हो। इसी के तहत एनपीसीआई को ऐसी ही भुगतान प्रणाली बनाने का काम सौंपा गया। एनपीसीआई ने कुछ ही समय में आधुनिक आईटी तकनीक का इस्तेमाल कर यूपीआई का विकास किया। इसके बाद 11 अप्रैल 2016 को यूपीआई को भारत में लॉन्च कर दिया गया। आपको बता दें, यूपीआई रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। इसके जरिए हम कभी भी, कहीं भी, किसी को भी भुगतान कर सकते हैं। यह एक ऐसा सिस्टम है जो कई बैंक खातों को एक साथ एक एप्लीकेशन से जोड़ता है और बिना किसी रुकावट के मर्चेंट भुगतान की सुविधा देता है। वर्तमान में यह सिस्टम इतनी तेजी से डेवलप हुआ है कि देखते ही देखते यह न केवल भारत की
बल्कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भुगतान प्रणाली बन गई है। मगर सवाल है कि ऐसा हुआ कैसे? आज यह बात किसी से नहीं छिपी कि अपने लॉन्च के कुछ समय बाद ही यूपीआई ने जबरदस्त ग्रोथ किया। इससे भारत विश्व का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट मार्केट बनकर उभरा। आपको याद होगा कि यूपीआई की शुरुआत साल 2016 में हुई और इसी साल दो ऐसी घटनाएं घटीं जिन्होंने यूपीआई के उपभोक्ता आधार को तो बढ़ाया ही, साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था और आईटी सेक्टर की तकदीर भी बदल दी। दरअसल इसी साल सितंबर महीने में रिलायंस कंपनी ने जियो का नेटवर्क स्थापित किया। जियो ने सस्ती दरों पर इंटरनेट सेवाओं को लॉन्च किया। इससे देश की ज्यादातर आबादी को इंटरनेट का आसान एक्सेस मिल गया। जियो के कंपटीशन में देश की सभी दूरसंचार कंपनियों ने तेज और सस्ती इंटरनेट सुविधाएं देनी शुरू कर दी। इसके कारण देश में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या काफी बढ़ गई। ज्यादा इंटरनेट एक्सेस के कारण यूपीआई ने महानगरों में अपने ग्राहक आधार का काफी विस्तार किया। इसके बाद नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान कर दिया। इसके तहत 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोटों की वैधता को खत्म कर दिया गया। इस नोटबंदी के दो प्रमुख मकसद थे। पहला, देश से काले धन को खत्म करना और दूसरा, देश की अर्थव्यवस्था को कैशलेस बनाना। नोटबंदी के बाद कैशलेस इकोनॉमी और ई पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भारत के पहले यूपीआई ऐप भीम यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी को एनपीसीआई द्वारा 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। इस ऐप के जरिए यूपीआई आईडी और यूपीआई क्यूआर का इस्तेमाल कर दोस्तों, रिश्तेदारों, ऑनलाइन शॉपिंग, खुदरा विक्रेताओं या व्यापारियों से डिजिटल तौर पर पैसे का लेन देन किया जा सकता था। इस ऐप ने यूपीआई की ग्रोथ में काफी अहम भूमिका निभाई। धीरे धीरे भीम ऐप को भारत में घरेलू ब्रांड के रूप में देखा जाने लगा। इसी वजह से यह भारतीयों के बीच खूब पॉपुलर भी हुआ। भीम यूपीआई के लॉन्च होने के बाद 2017 में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान ऐप ने भारत में कदम रखे। पेमेंट ऐप्स ने अपने अपने उपभोक्ता आधार को बढ़ाने के लिए कैशबैक, स्क्रैच कार्ड और वाउचर जैसे अनेक ऑफर्स देना शुरू किया। इससे यूजर्स के बीच यूपीआई पेमेंट ऐप्स का इस्तेमाल बढ़ना शुरू हुआ। फिर कुछ समय बाद अगस्त 2018 में यूपीआई 2.0 लॉन्च किया गया। इसके तहत यूपीआई में कुछ नए फीचर्स जोड़े गए। अब यूजर्स बचत बैंक खाते के अलावा अपने ओवरड्राफ्ट बैंक खाते को भी यूपीआई से लिंक कर सकते थे। इसके अलावा उन्हें अपने ट्रांजैक्शन इनवॉइस को स्टोर और शेयर करने की भी सुविधा दी गई। इसी पहल के तहत यूपीआई में ऑटो पे सेवाओं को भी जोड़ा गया। इसके तहत यूपीआई के जरिए बिना लाइन में लगे और बिना सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटे रिचार्ज बिल, बिजली बिल, पानी बिल जैसे बार बार होने वाले पेमेंट तुरंत कर सकते हैं। इतनी सुविधाओं के साथ इस्तेमाल में आसानी के कारण यूपीआई का ग्राहक आधार और भी तेजी से बढ़ने लगा था। देखते ही देखते साल 2017 और 2018 में यूपीआई की ग्रोथ 2016 के मुकाबले 95% तक बढ़ गई। यह भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। यूपीआई में इनोवेशन का सिलसिला 2019 में भी जारी रहा। इनमें सबसे बड़ा था यूपीआई के जरिए आईपीओज की खरीद करना। साथ ही विभिन्न यूपीआई ऐप्स ने अपने सुरक्षा फीचर्स को भी काफी मजबूत बनाया। साल 2019 तक यूपीआई की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे कई यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान ऐप्स ने अपने उपभोक्ता आधार में 500 से 1000% तक इजाफा किया। इस दौरान भारत के तकरीबन 10 में से 2 से 3 वित्तीय लेन देन यूपीआई की मदद से होने लगे। इसके बाद साल 2020 की शुरुआत में देश में कोरोना महामारी ने दस्तक दी। वैसे तो सभी के लिए यह महामारी एक अभिशाप थी, पर यूपीआई की ग्रोथ के लिए यह वरदान साबित हुई। दरअसल लॉकडाउन के कारण और कोरोना वायरस की चपेट में आने के डर से भारत के सभी स्मार्टफोन यूजर्स ने कैशलेस ट्रांजैक्शन की ओर अपना रुख किया। इन सब कारणों से यूपीआई की ग्रोथ 7वें आसमान तक जा पहुंची। इसका साक्षात प्रमाण एनपीसीआई की एक रिपोर्ट में देखी जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक यूपीआई के जरिए साल 2016 से अगस्त 2020 तक तकरीबन 43.45 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय लेन देन हुआ। इसमें से कुल 1/3 यानी 14.26 लाख करोड़ रुपए का लेन देन केवल मार्च 2020 से अगस्त 2020 के बीच हुआ था। यह आंकड़ा साफ जाहिर करता है कि कैसे महामारी के शुरुआती 4 से 5 महीनों ने यूपीआई को सुनहरा मौका देकर उसका भाग्य बदल दिया। अगर महामारी के बाद के दौर में यूपीआई के विकास की ओर नजर डालें तो इस समय यूपीआई के सुरक्षा फीचर्स को और मजबूत बनाया गया। पर्सनल लोन और एजुकेशन लोन जैसे तमाम लोन और बीमा सुविधाओं को इसमें जोड़ दिया गया। ऑथेंटिकेशन सुविधाओं को आसान बना दिया गया। कई कैशलेस बैंकिंग सुविधाएं लॉन्च हो गई। डेबिट कार्ड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया।
क्रेडिट कार्ड को भी यूपीआई में शामिल कर लिया गया। साथ ही दुनिया की कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे व्हाट्सएप और अमेजॉन ने भारतीय यूपीआई का इस्तेमाल कर अपने भुगतान ऐप्स को लॉन्च किया। इन सभी फैक्टर्स ने यूपीआई को और भी बड़े स्तर पर ग्रो होने में सक्षम बनाया। इसके कारण भारत चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट मार्केट बन गया। मगर अभी तक यूपीआई केवल स्मार्टफोन यूजर्स तक ही सीमित था। फीचर फोन के इस्तेमालकर्ताओं की यूपीआई या डिजिटल लेन देन तक पहुंच नहीं थी। इस समस्या को दूर करने के लिए आरबीआई ने एनपीसीआई के साथ मिलकर 2022 में यूपीआई 123 पे नामक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम लॉन्च किया। इसके तहत 40% आबादी जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो भी कुछ औपचारिकताओं को पूरा कर अपने फीचर फोन से ही यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक आज यूपीआई नेटवर्क के जरिए केवल दिसंबर 2022 में 7.82 बिलियन यूपीआई लेन देन हुए, जिसका कुल मूल्य 12.82 ट्रिलियन रुपए था। एनपीसीआई के एक डेटा के मुताबिक आज यूपीआई नेटवर्क में करीब 338 बैंक मौजूद हैं और भारत में कुल 26 करोड़ यूपीआई यूजर्स हैं। ये यूपीआई के मौजूदा विकास के सबसे ठोस सबूत हैं। ये इसके भविष्य को तय करने में भी अहम भूमिका निभाएंगे। ऐसे में सवाल है कि यूपीआई का भविष्य आखिर है क्या? इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यूपीआई की मौजूदा स्थिति भविष्य में भारतीय भुगतान प्रणाली और भारतीय अर्थव्यवस्था के भाग्य को तय करने में अहम भूमिका निभाएगी। यूपीआई के तौर पर भारत ने एक सुरक्षित, प्रभावी और स्केलेबल सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे का आधार तैयार किया है, जो एक शक्तिशाली और वर्ल्ड लेवल पर अहम डिजिटल भुगतान प्रणाली बन गई है। यूपीआई के द्वारा टोकनाइजिंग कार्ड्स, ऑफलाइन पेमेंट, ई रूपी, डिजिटल मनी, टोल टैक्स कलेक्शन या क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स को भी मजबूत किया गया है। यहां तक कि बीएनपीएल और डिजिटल मुद्रा जैसी उभरती तकनीक के जरिए इसके भविष्य को और मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। इन सारे अपग्रेड्स के जरिए यूपीआई खुदरा ऑनलाइन लेन देन प्लेटफॉर्म के तौर पर देश के डिजिटल भुगतान बाजार पर अपना राज कायम रखेगा। एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि यूपीआई के कारण आने वाले समय में भारत के फिनटेक सेक्टर में काफी इजाफा होगा। इसके कारण रोजगार और जीडीपी में भी खासा बढ़ोतरी देखी जाएगी। दरअसल भविष्य में यूपीआई के कारण कैश की डिमांड काफी कम हो जाएगी। इससे भारतीय बैंकों के पास कम लागत वाले फंड मौजूद होंगे। साथ ही यूपीआई और ऑनलाइन बैंकिंग के कारण बैंकों को ज्यादा कैश रखने की जरूरत नहीं होगी, न ही सारे एटीएम मशीनों को ऑपरेट करने की जरूरत होगी। इन सभी कारकों की वजह से बैंकों की परिचालन लागत और लॉजिस्टिक लागत काफी कम हो जाएगी। लगातार बढ़ते यूपीआई के दायरे से भारतीय भुगतान और वित्तीय बाजार काफी पारदर्शी हो पाएंगे। नतीजतन भारत सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था में होने वाले भ्रष्टाचार और काले धन पर भी लगाम कस पाएगी। इससे भारत में कर राजस्व की बढ़ोतरी होगी और देश की अर्थव्यवस्था आने वाले समय में मजबूत बनेगी। आज भारत का यूपीआई इतना पॉपुलर हो चुका है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीमेंट के जरिए यह पेमेंट इंटरफेस केवल भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल, भूटान, सिंगापुर, मलेशिया और यूएई जैसे कई देशों में भी उपलब्ध है। आने वाले समय में और भी 30 देशों में यह भुगतान इंटरफेस उपलब्ध होगा। एनपीसीआई ऐसी व्यवस्था कर रहा है कि अब एनआरआई भी यूपीआई का इस्तेमाल कर सकेंगे। अपने इस मकसद में सफल होने के बाद यूपीआई ग्लोबल फाइनेंशियल सेटलमेंट प्लेटफॉर्म बन सकता है। फिलहाल भारत में 692 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं। इनमें भारत के ग्रामीण हिस्से से 351 मिलियन और शहरी हिस्से से 341 मिलियन यूजर्स हैं। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट का अनुमान है कि 2025 तक भारत में 900 मिलियन इंटरनेट यूजर्स होंगे। पीएम वाणी और भारत नेट जैसी सरकारी योजनाएं और जियो की इंटरनेट क्रांति ने भारतीयों को हाई स्पीड इंटरनेट और सबसे कम टैरिफ दर का फायदा दिया है। साथ ही डेटलाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2026 तक 1 अरब स्मार्टफोन यूजर्स होंगे। गांवों में भी स्मार्टफोन की बिक्री बढ़ रही है। स्मार्टफोन यूजर्स के बढ़ने से यूपीआई ट्रांजैक्शन के बढ़ने की संभावना बढ़ेगी। सभी फैक्टर्स पर गौर करते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में यूपीआई और भी सशक्त और विशाल फिनटेक प्लेटफॉर्म बनकर उभरेगा। कुल मिलाकर कहें तो यूपीआई ने भारत को विश्व स्तर पर शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। आज भारत की अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यूपीआई पर निर्भर है। यूपीआई ने अपने वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के तहत छोटे कारोबारियों से लेकर मल्टीनेशनल कंपनियों को सशक्त बनाने वाले छोटे से छोटे वित्तीय लेन देन को लागू किया है। इसने एक मुक्तिदाता की तरह न्यूनतम या बिना लागत के
कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को लागू करते हुए भारतीय भुगतान प्रणाली में एक तरह की क्रांति लाई है। इस तरह आने वाले समय में यूपीआई फिनटेक और डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में और भी बड़ी क्रांति साबित होगा और वैश्विक स्तर पर भारतीय इनोवेशन की पहचान बनेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आज इस सेशन में इतना ही। इस वीडियो के संबंध में आपके जो भी फीडबैक होंगे वो जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।